नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं और उस लेसन का नाम है रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक। तो दोस्तों, इस वीडियो को या इस लेसन को समझने के लिए प्रत्येक वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, धैर्य बनाए रखना होगा, सोच पॉजिटिव बनाए रखनी होगी, बस आपको 100% समझ आएगा। तो हम शुरू करते हैं रासायनिक बलगतिकी के बारे में कि क्या होता है। सबसे पहले बात की जाएगी रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। तो सुनना ध्यान से, रासायनिक बलगतिकी क्या होती है कि यह एक रसायन विज्ञान की शाखा होती है, एक ब्रांच होती है। ये केमिस्ट्री के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी क्रिया विधि का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही कहा जाता है रासायनिक बलगतिकी। तो किसकी शाखा है? पहली बात तो ये भाई केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं इसे। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और इनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, मैकेनिज्म का स्टडी किया जाता है, क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है रासायनिक बलगतिकी। तो जो रासायनिक बलगतिकी है ये अभिक्रिया के वेग के बारे में बताती है कि कौन अभिक्रिया कितने वेग से संपन्न हो रही है। हम 11th क्लास में अध्ययन करके आए हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। किसका अध्ययन करके आए हैं? ऊष्मागतिकी। और जो ऊष्मागतिकी होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है, यह केवल अभिक्रिया की संभावना को बताती है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। यह अभिक्रिया की संभावना को बताती है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो देखो, हमने यहां पढ़ा है डेल्टा जी। यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो वह अभिक्रिया होगी, और यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो वह अभिक्रिया अपने आप नहीं होती है। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होती है। डेल्टा जी बराबर, ये इक्वेशन हमने पढ़ी है 11th क्लास में, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये अभिक्रिया पढ़ी है। अब जो ये गिब्स ऊर्जा होती है, ये गिब्स ऊर्जा यदि नेगेटिव है तो अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी, अपने आप होती है। और जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है वो अभिक्रिया अपने आप नहीं होती है, उसे संपन्न कराया जाता है। तो होल्ड कहने का मतलब क्या है कि ये केमिकल काइनेटिक है, ये अभिक्रिया के वेग के बारे में बताती है। और जो थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी है, ये अभिक्रिया की संभावना को बताती है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं अभिक्रिया का वेग, कि अभिक्रिया का वेग कैसा होना चाहिए, किस वेग पर या कैसी वेग की अभिक्रियाओं पर ये केमिकल काइनेटिक लागू होती है। तो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को या अभिक्रियाओं को 3 भागों में हम यहां देखते हैं। तीन भागों में हम देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए अभिक्रिया वेग के आधार पर भी कि कौन सी अभिक्रिया तीव्र है, मंद है, उसके आधार पर 3 भागों में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है तात्कालिक अभिक्रिया। तात्कालिक अभिक्रिया या इसे तीव्र अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे भी तीव्र अभिक्रिया भी कहा जाता है। तीव्र अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब तीव्र अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि वे अभिक्रिया जो अत्यंत कम समय में संपन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं या तात्कालिक अभिक्रियाएं कहते हैं।
ये अभिक्रिया कुछ ही सेकंड में, कुछ ही क्षण में संपन्न हो जाती हैं। और ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये आयनिक प्रकार की होती हैं, आयनिक प्रकार की होती हैं, इसीलिए इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे अम्ल और क्षार की जो रिएक्शन होती हैं, अम्ल और क्षार की जो आपस में रिएक्शन होती हैं वो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं, इसलिए उन्हें तीव्र अभिक्रियाओं में रखा गया है। जैसे मैं बात करूं, HCl अम्ल होता है, NaOH क्षार होता है, यदि दोनों आपस में रिएक्ट करवाया जाए तो NaCl लवण बनता है प्लस H2O जल बनता है। ये अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। और बात की जाए तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट होता है, EgNO3 होता है, क्रिया करवाई जाए वही, इसकी क्रिया करवा दो आप, NaCl के साथ क्रिया करवा दो। जैसे अब होता क्या है, AgCl का अवक्षेप आता है AgCl और बनता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। जो ये AgCl का श्वेत अवक्षेप आता है, श्वेत अवक्षेप आता है, अवक्षेप आता है, तो ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। AgCl का श्वेत अवक्षेप आता है, तो ये तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। इनका वेग हम केमिकल काइनेटिक्स से डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभिक्रियाएं कुछ ही क्षण में संपन्न हो जाती हैं। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग हम रासायनिक बलगति के अंतर्गत ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। ये तो हो गई तात्कालिक अभिक्रियाएं। दूसरी हम बात करते हैं, अति मंद अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। ये क्या होता है? ये अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये अभिक्रियाएं कई वर्षों में जाकर संपन्न होती हैं और ये अभिक्रियाएं आणविक प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? आणविक प्रकार की होती हैं, अणुओं में होती हैं। अब ये अभिक्रियाएं आणविक प्रकार की होती हैं और ये अभिक्रियाएं कई वर्षों में संपन्न होती हैं, इसलिए ये अति मंद अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे हम कहें लोहे पर जंग लगना कई वर्षों में जाकर संपन्न होती हैं। हम कहें कि हीरे का यानी कार्बन का हीरे में बदलना, रूपांतरण होना, वो भी क्या होती है? एक अति मंद अभिक्रिया होती है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये लोहा होता है और लोहे में लोहे की क्रिया करवाई जाए H2O के साथ, जल के संपर्क में जैसे ही आता है तो यहां पर ये नमी होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति ली जाती है, तो यहां पर जंग का निर्माण होता है और जंग होती है Fe2O3XH2O। यही जंग का रूप होती है, ये होती है जंग। तो ये जंग लगना किसका उदाहरण हो गया? अति मंद अभिक्रिया का हो गया। और ये प्रक्रिया होती हैं वो कई वर्षों में जाकर संपन्न होती हैं, इसीलिए इन अभिक्रियाओं का वेग भी हम केमिकल काइनेटिक्स से डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी रासायनिक बलगति के द्वारा इन अभिक्रियाओं का वेग भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन अभिक्रियाएं भी यानी ये अभिक्रियाएं होती हैं वो कई वर्षों में जाकर संपन्न होती हैं। क्लियर है? आगे नंबर 3 पर आती हैं मंद अभिक्रियाएं। नंबर 3 पर आती हैं मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया। अब ये क्या होती है मंद अभिक्रिया? ये मंद अभिक्रिया होती हैं, ये भी आणविक प्रकार की होती हैं, ये भी आणविक प्रकार की होती हैं, लेकिन ये अभिक्रिया होती हैं वो कुछ मिनट या घंटों में संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं कुछ मिनट या घंटों में संपन्न होती हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता है, ये टूट जाता है 4NO2 में, प्लस O2 बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया कई मिनटों में संपन्न हो जाती है, तो ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण बनता है। आगे जैसे बात की जाए, हम बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में 2H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बनाता है 2H2 प्लस O2 बना लेता है।
तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका भी हम, इस अभिक्रिया का वेग भी हम केमिकल काइनेटिक्स से निर्धारित कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे बात की जाए CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट होता है, H2O के संपर्क में आया तो यहां बन जाता है CH3COOH एसिटिक अम्ल बन जाता है प्लस C2H5OH बन जाता है। ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण होते हैं और इन सभी अभिक्रियाओं का वेग हम केमिकल काइनेटिक्स से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो क्लियर हुआ कि अभिक्रिया के वेग में कौन सी अभिक्रियाओं का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। जो अभिक्रियाएं कुछ मिनटों में संपन्न होती हैं या कुछ घंटों में ही संपन्न हो जाती हैं, तो उन अभिक्रियाओं का वेग हम केमिकल काइनेटिक्स से ज्ञात कर सकते हैं। बाकी जो अभिक्रियाएं अति मंद अभिक्रिया होती हैं या अति तीव्र अभिक्रिया होती हैं, उनका अध्ययन हम या उनका वेग का निर्धारण हम केमिकल काइनेटिक्स से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अब यहां पर आया था, मैं इसको हटा रहा हूं, अब हमारा आया था कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या आया था भाई, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। भाई रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग, क्रियाविधि प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया वेग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग, देखो हर एक बात दूसरी बात से जुड़ी हुई है, आपको एक दूसरे से लिंक करते हुए चलना है, हर एक बात को समझना है, तब जाके टॉपिक अच्छा क्लियर होता है। अभिक्रिया वेग क्या होता है, सुनो ध्यान से। इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। देखो मैं लिख देता हूं, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है भाई, अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? इकाई समय में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया वेग कहलाता है। समझो ध्यान से क्या है, यहां से न्यूमेरिकल बनने शुरू हो जाते हैं और यहां से देखो ये होता है अभिकारक, ध्यान से समझना, और ये होता है उत्पाद। ये रासायनिक समीकरण लिखने का एक प्रारूप होता है कि भाई अभिकारक को तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है, उत्पाद को दाईं तरफ लिखा, ये प्रोसेस होता है। तो यहां मैंने लिख दिया अभिकारक को और यहां लिख दिया उत्पाद को। अब जो भी अभिक्रिया होती है उसमें एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है कि अभिकारक के अणु, परमाणु या आयन आपस में क्रिया करते हैं, कि अभिकारक के अणु, परमाणु या आयन आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है गुरुजी, मान ली आपकी बात। तो अब क्या होता है, जैसे ही अभिकारक के अणु आपस में क्रिया करेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। यही अभिकारक के अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारकों में उपस्थित अणु, परमाणु, आयनों के मध्य के बंध टूटते हैं और उत्पाद के में जाकर अणु और परमाणुओं के मध्य बंधों का निर्माण होता है। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो चूंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई है तो कमी को मैं माइनस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं। क्या बोल गया दोस्तों मैं, अभिकारक की सांद्रता में कमी हुई है तो कमी को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस से, कि जहां भी अभिकारक आएगा उसके आगे मैं कौन सा साइन लगाऊंगा भाई, माइनस साइन लगाऊंगा। और चूंकि उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसीलिए उत्पाद के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज लूंगा, प्लस साइन लूंगा। ठीक है, अभिकारक के लिए माइनस है, उत्पाद के लिए प्लस है। ठीक है गुरुजी, आगे देखते हैं। तो अब हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है और किसके टर्म में निकालना है, अभिकारक और उत्पाद के रूप में। तो यहां हो गया भाई ये अभिकारक और ये रिएक्ट करके बना रहा है उत्पाद। मेरे को चाहिए अभिक्रिया वेग, ध्यान से सुनना, अभिक्रिया वेग।
जो अभिक्रिया वेग है उसको हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर द्वारा, और एक हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर द्वारा। तो देखो मेरे को अभिक्रिया वेग निकालना है, किस प्रकार से निकालूंगा। दो तरीके हैं। पहला, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, जितना भी परिवर्तन हुआ है अपॉन परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब देखो यहां पर क्या आया है, केवल किसकी बात की गई है, अभिकारक की। तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी, और कमी के लिए मैं कौन सा साइन यूज लूंगा भैया, माइनस लूंगा। क्लियर हो गया, नहीं हुआ। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और अभिकारक की सांद्रता में क्या होती है, कमी होती, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया आगे, माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन गया अभिक्रिया वेग का, माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। मान लीजिए अभिक्रिया वेग, इसकी फॉर्म में ज्ञात करना है उत्पाद की फॉर्म में, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग। तो क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अब यहां पर क्या यूज लिया है, उत्पाद की बात की गई है, तो उत्पाद के लिए मैं क्या लगाता हूं, प्लस, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया अभिक्रिया वेग का, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। बस कहने का मतलब यह है कि यदि अभिकारक आता है तो उसके लिए माइनस लगाया जाता है, और उत्पाद आता है तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा, प्लस लगाया जाता है। क्लियर है दोस्तों, आगे देखो। यदि मैं सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ का अध्ययन करूं तो देखो इस प्रकार से ग्राफ बनते हैं। दो ग्राफ देखते हैं। ये हो गया अभिकारक और समय के साथ ग्राफ लिया जाता है। ये हो गया उत्पाद, इसका भी समय के साथ ग्राफ लिया जाता है। तो देखो अभिकारक क्या होता है, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता क्या होती है भाई, अधिकतम होती है। ये अभिक्रिया होती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अधिकतम होती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है अभिकारक के अणु आपस में क्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, और धीरे धीरे अभिकारक की सांद्रता में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। तो देखो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये बनता है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है अभिकारक की सांद्रता में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। क्लियर है। अब आगे जैसे उत्पाद का बनाए तो उत्पाद में क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उत्पाद की सांद्रता में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो बताया था अभी कि अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में अधिकतम होती है, जैसे जैसे समय गुजरता है अभिकारक की सांद्रता में कमी होती जाती है, और वो किसके रूप में बदलती रहती है, उत्पाद के रूप में। तो जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। उत्पाद के लिए ये ग्राफ बनता है, अभिकारक के लिए ये ग्राफ हो गया, उत्पाद के लिए ये ग्राफ बन गया। क्लियर है, समझ आ गया। अब आती है कि अभिक्रिया वेग है और अभिक्रिया वेग के प्रकार क्या हैं। अभिक्रिया वेग के को तीन प्रकार से डिफाइंड किया गया है या तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होता है औसत वेग, एक होता है तात्क्षणिक वेग और एक होता है प्रारंभिक वेग। इन तीनों को अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।